हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट थर्मल फिजिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चौथे चैप्टर से है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस वीडियो को देखें। बड़ा ही क्लियरली आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है हीट कैपेसिटी, तीसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चौथा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जनरली आज का भी जो टॉपिक है वो बड़ा ही बेसिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देर ना करते हुए पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो क्या कहता है। तो यहाँ पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। पहले आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, फिर उसके बाद में लॉ को बताएंगे कि लॉ क्या कहता है। ठीक है, सपोज कर लो कि हमने एक पिस्टन लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने एक पिस्टन ले लिया। इस पिस्टन में गैस के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं। ऐसा हम जानते हैं कि इस पिस्टन में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, और ये जो गैस मॉलिक्यूल हैं, हम जानते हैं सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल रैंडमली हियर एंड देयर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इन अ जिगजैग पाथ। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ हीट सप्लाई दिया इसको। सपोज कर लो कि हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई दिया। ठीक है, ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। जैसे ही हमने हीट सप्लाई दिया तो हीट, एक्सटर्नल हीट से क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला तो ये जो गैस मॉलिक्यूल हैं, इन गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर में कुछ इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम इसे कुछ हीट देंगे तो प्रेशर में कुछ इंक्रीमेंट आएगा। अच्छा, प्रेशर में इंक्रीमेंट कैसे आएगा, क्योंकि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखना कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन हो सकता है कि इस पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पर आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि जब हमने कुछ हीट सप्लाई दिया, इन दैट केस जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि इसका जो पिस्टन है, वो पिस्टन यहाँ से थोड़ा ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये पिस्टन। जो गैस मॉलिक्यूल हैं, इनका जो मोशन होगा रैंडमली जो मूव कर रहे थे, इनका मोशन और ज़्यादा तेज़ हो गया, यानी कि इनका स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ऐसे तेज़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए हमने कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लिया है। सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल रैंडमली हियर एंड देयर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम था। लेकिन जब हमने हीट सप्लाई दिया तो उस हीट सप्लाई के कारण इनका स्पीड बढ़ गया। अच्छा, स्पीड क्यों बढ़ा, क्योंकि इनके काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ जाएगी। क्योंकि हमने बाहर से सप्लाई दिया हीट का, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनका स्पीड भी बढ़ेगा। और जब स्पीड बढ़ेगा तो कह सकते हो कि इसमें जो प्रेशर है, उस प्रेशर में भी कुछ चेंजिंग आ जाएगी। तो इस प्रेशर के कारण जो पिस्टन है हमारा, वो कुछ इतना डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ये ऊपर की तरफ मूव किया है। अच्छा, आप जानते हैं कि कभी भी कोई बॉडी अगर अपने पोजीशन को चेंज करती है, या कह सकते हो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और ड्यू टू अप्लाइंग सम फोर्स उस बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग आ जाए, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ठीक है ना, तो सिंपली कह सकते हो कि अगर ये पिस्टन पॉइंट ए से मूव करके बी तक आया, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। ठीक है, और कितना वर्क डन होगा, पहले हम वर्क डन को देखते हैं। यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, आप जानते हैं वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वर्क डन कहते हैं।
ओके, अब समझ लो कि यहाँ पर फोर्स कितना लगा। हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स पे कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाएंगे तो फोर्स होना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना लगा, तो एक इधर भेज दो, यानी प्रेशर इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा वो फोर्स का वैल्यू होगा। तो यानी वर्क डन इज टू मिल जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा, डेल्टा एक्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन मिलेगा तुम्हें P इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, हमारा वॉल्यूम कहलाता है, यानी कि लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा वी, ठीक है, यानी इतना वर्क डन होगा। अगर सपोज कर लो कि कुछ ऐसा कंडीशन आए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम होने का सेंस यह हुआ कि मान लो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जब dx डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस कंडीशन में वर्क डन बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि dx। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ यानी वर्क डन भी बहुत कम होगा, तो dw वर्क डन होगा। और इस कंडीशन में मिलेगा आपको dw इज इक्वल्स टू फोर्स के जगह पर प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx हो गया। सो dw इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू dv क्या है, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम में जो चेंजिंग आया है dv, वो चेंजिंग हो गया यानी चेंज इन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन लगभग आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पिस्टन के ऊपर मूव करने से यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है। तो जो हमने हीट सप्लाई दिया है उस हीट सप्लाई से दो कंडीशन हमें देखने को मिला। पहला कंडीशन तो ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे इन गैस मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ गया, और स्पीड बढ़ने का मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, इसकी क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। और जब सारे के सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो जब हमने हीट सप्लाई दिया था तो इसके इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजिंग आई, यानी कि इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। और दूसरा कंडीशन हुआ कि इसमें कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है। तो समझ ले कि इतना ये जो लॉ है कितना आसान है, ठीक है। यानी जो भी हम हीट सप्लाई देंगे वो हीट दो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। पहला तो वो सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा और दूसरा वो वर्क डन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यानी अगर हम किसी भी थर्मोडाइनेमिक सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे तो वह हीट दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पहला तो वो कुछ वर्क डन कराएगा और दूसरा उसके इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजिंग लाएगा। तो थर्मोडाइनेमिक सिस्टम का या सिंपली कह सकते हो थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक दूसरा रूप है, मतलब उससे ही मिलता जुलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, व्हेन इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम वही कंडीशन यहाँ पर हो रहा है कि जो हम हीट एनर्जीज को सप्लाई दे रहे हैं ये देखो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। पहला तो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग ला रहा है, तो सपोज करो पहले इसका इंटरनल एनर्जी था U इनिशियल, ठीक है, और अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हो गया U फाइनल। तो कह सकते हो कि यहाँ पर चेंजिंग कितना हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, तो लिख सकते हो U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है, यहाँ पे U इनिशियल होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो हमने हीट सप्लाई दिया था वो हीट सप्लाई पहला तो डेल्टा U के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और दूसरा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो भी हम हीट सप्लाई देंगे वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और दूसरा वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सपोज कर लो कि जो हमने सिस्टम लिया है उस सिस्टम को बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई दिया, ठीक है, अगर हम DQ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई दे रहे हैं अपने सिस्टम को, DQ यानी कि बहुत ही कम डिफरेंशियल वैल्यू हमने लिया, यानी कि बहुत ही कम हीट का सप्लाई दे रहे हैं अपने थर्मोडाइनमिक सिस्टम को, तो जो हमारा हीट है वो थोड़े से इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और वर्क डन भी बहुत ही कम कराएगा, क्योंकि हमने जो हीट सप्लाई दिया वो हीट सप्लाई देखो दो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, पहला इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और दूसरा वर्क डन। तो कह सकते हो DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस, यहाँ पे देखो वर्क डन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन के जगह पे लिख सकते हो P इंटू DV। आप यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें मिल गया DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस P इंटू DV, वेयर P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, U है इंटरनल एनर्जी और Q है अमाउंट ऑफ हीट।
या यहाँ पर अगर चाहें आप तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं Q इज टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, मीन्स लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। हमने देखा कि जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि हीट को या जो भी एनर्जी हम सप्लाई दे रहे हैं वो ना क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई दिया अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। पहला इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और दूसरा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कुछ वर्क डन लाया, यानी कि वर्क डन में भी कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि इस Q की वैल्यू अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए लेते हैं, सपोज कर लो कि जो कंटेनर है, इस कंटेनर में 1 मोल ऑफ गैस अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिखोगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस dQ। इसको देखो, जो हमारा कैपिटल Q है, इस कैपिटल Q को स्मॉल q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये स्मॉल q क्या है? स्मॉल q है हीट सप्लाइड पर मोल। ठीक है, 1 मोल गैस में सप्लाई किया गया हीट, इसको हमने Q लिखा, स्मॉल q लिखा, इजुकस टू। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल u का मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मोल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो du प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा, डी डब्ल्यू के जगह पे हमने यहाँ पे लिखा है पी डी वी लिखा है, तो यहाँ पे लिख लोगे पी डी, यहाँ पे स्मॉल वी लिख लिया, यानी स्मॉल वी क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया डी क्यू इजुकस टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, तो 1 मोल गैस के लिए हमें ये इक्वेशन मिल चुका है। आइए अब देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी समझने से पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हीट कैपेसिटी। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। तो आइए देखते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। सपोज कर लो कि ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, या हमने सिंपली कह दिया कि ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम को हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं, हम कुछ हीट देते हैं। सपोज कर लो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दिया। ठीक है, अच्छा, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने का सेंस क्या है, हम जानते हैं कि पहले इस सिस्टम का हीट Q1 था। ठीक है, हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया, तो टोटल हीट में चेंजिंग कितना आया, डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो सपोज कर लो कि किसी सिस्टम को हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई दिया, तो इसके टेम्परेचर में भी कुछ चेंजिंग आएगी। ठीक है, जैसे आपने हीट में कुछ चेंजिंग किया, वैसे ही इसके टेम्परेचर में भी कुछ चेंजिंग आएगी। सपोज कर लो कि पहले इसका टेम्परेचर T1 था, तो अब हीट सप्लाई देने के बाद इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके टेम्परेचर में भी कुछ चेंजिंग आ रहा है, यानी कि T2 माइनस T1, इसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग आया। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हो कि हम हीट जितना ही ज़्यादा सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम हीट का सप्लाई कम करेंगे तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कम आएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या है कि जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि द चेंज इन हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी हम जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई देंगे उतना ही उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी इस सिस्टम के। ठीक है, अब देखो, जब ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया C डेल्टा T। अब देखना यहाँ पे C का वैल्यू मिल जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ओके, ये C क्या है, इस C को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, वेयर C इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब ये समझना कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा उसकी हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, अब सपोज कर लो कि हम एक लोहे का कंटेनर लिए हैं, उस कंटेनर को हीट करते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग कुछ आया, डेल्टा T1 चेंजिंग आया। अगर सपोज कर लो हमने स्टील लिया है या फिर हमने कॉपर लिया है, ठीक है, तो अलग अलग कंटेनर में
अगर हम हीट सप्लाई देंगे तो उसके टेम्परेचर में अलग अलग चेंजिंग आएगी। तो इसलिए ये सी क्या है, सी ये कांस्टेंट टर्म है। तो कह सकते हो हीट कैपेसिटी बराबर मिल गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर सपोज कर लो कि हम किसी इंस्टेंट टाइम dt की बात करते हैं, मतलब बहुत कम टाइम है, जब टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, सपोज कर लो हमने हीट सप्लाई दिया, तुरंत हमने हटा लिया, ठीक है, बहुत एक पल के लिए हम हीट सप्लाई देते हैं, तो टेम्परेचर में भी चेंजिंग बहुत कम आएगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर में चेंजिंग कम आएगी तो कह सकते हो हीट में भी चेंजिंग बहुत कम आएगी। तो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम, या इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली हम इसको समझाते हैं कि C इज इक्वल टू मान लिखा हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अच्छा, टेंस टू जीरो का सेंस ये हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो नहीं है, लगभग जीरो के बराबर है, यानी कि जो टेम्परेचर में चेंजिंग आया वो चेंजिंग बड़ा ही कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में मिल जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखो जो डेल्टा क्यू है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा डेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पेसिफिक बोल दिया हमने, हीट कैपेसिटी बराबर मिल जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस C इज इक्वल टू मिल जाएगा डेल स्मॉल क्यू अपॉन डेल टी। इसको हमने पहले भी बताया आपको कि 1 मोल का मतलब हो गया कि हम Q इज इक्वल टू लिखे हैं तो Q अपॉन N, इसको हमने लिखा ये Q, ठीक है ना, स्मॉल Q जो है कैपिटल Q अपॉन N के लिए लिखा, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, तो 1 मोल के लिए हमें मिल जाएगा हीट कैपेसिटी डेल Q अपॉन डेल टी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसके सामने जो है एक स्पेसिफिक शब्द जुड़ गया है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कुछ तो एक स्पेशल कंडीशन होगा, ठीक है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है, सपोज कर लो कि हम एक यूनिट मास के लिए निकालना चाहते हैं कि हीट कैपेसिटी कितना होगा, ठीक है। अगर हम यूनिट मास के लिए हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिएगा क्या हो जाएगा, सी, इसको स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगा हमें हीट कैपेसिटी अपॉन एम, ठीक है, हीट कैपेसिटी अपॉन एम, यानी कि अगर हम यूनिट मास के लिए हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके जगह पे इसका वैल्यू रख लो, इसका वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था डेल क्यू अपॉन डेल टी होल डिवाइडेड बाई एम, यानी मिल गया स्मॉल सी इज इक्वल्स टू डेल क्यू, या यहाँ पे लिखते 1 अपॉन एम इंटू डेल क्यू अपॉन डेल टी, ओके। एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम 1 मोल की बात करें, फॉर 1 मोल इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन एम इंटू डेल स्मॉल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ये हमें समझ में आ रहा है कि हम मोलर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 1 मोल मालिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो जब हम 1 मोल मालिक्यूल का हीट निकालेंगे तो वो कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक स्पेशल कंडीशन लिया है कि हम 1 मोल गैस के हीट कैपेसिटी को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको निकाला था, खैर फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि स्मॉल सी से इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एन लिख लिया, ठीक है। तो मिल जाएगा हमें 1 अपॉन एन इंटू डेल क्यू अपॉन डेल टी, या इसी को लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये पहला तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकता है और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो सकता है, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 कंडीशन पे अप्लाई होता है। पहला मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होगा फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो दोनों में अंतर देखना क्या होगा कि अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगा, इसको हम Cp से मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Cp इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन एन डेल क्यू बाई डेल टी, और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे P। यहाँ पे देखो कांस्टेंट प्रेशर पे हमने निकाला है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में वर्क डन हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट नहीं रखा। जो हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट नहीं रखा है, तो यहाँ पर वर्क डन होना पॉसिबल है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हीट सप्लाई देते हैं तो इस कंडीशन में इसके इंटरनल एनर्जी में तो चेंजिंग आएगी ही साथ इसके वॉल्यूम में भी चेंजिंग आ जाएगी। यानी वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी मतलब वर्क डन भी होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है ना, ये चीज़ फॉलो होगा। लेकिन अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/n, और यहाँ पे लिखेंगे डेल क्यू अपॉन डेल टी हो गया, यहाँ पे लिख देंगे v, मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा कि जब वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगी, यानी कि जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, तो कह सकते हो ये पूरा टर्म कितना हो गया, जीरो। तो जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे उस हीट सप्लाई से सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर को हमने ऐसे फिक्स्ड कर दिया, इसके वॉल्यूम को हमने फिक्स्ड कर दिया, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और यदि हम हीट सप्लाई देते हैं, सपोज करिए कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हमने इसको दिया, तो या डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हमने इसको दिया, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, इन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। कब, जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करते हैं, ठीक है, या सिंपली कह सकते जब हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करेंगे, इन दैट केस हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे हमने लिखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू मिल जाएगा डेल्टा यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग कुछ आया नहीं वॉल्यूम में, और जब वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आया तो चेंजिंग वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, मीन्स टोटल वर्क डन जीरो हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखो इस कंडीशन में जो हीट कैपेसिटी मिलेगा सी, इसका वैल्यू देखो कितना मिलेगा, सी का वैल्यू हम जानते होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है। ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जितना हीट सप्लाई देंगे वो टोटल 100% हीट जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं हट जाता हूँ, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और यकीनन आज का लेक्चर आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के एकेडमिक वीडियोस को अपलोड करता हूं, और साथ ही साथ बीएससी के जो भी लेक्चर्स होते हैं सारे के सारे लेक्चर्स को मैं अपलोड करता हूं फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं बिल्कुल ही चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज कह सकते हैं कि मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो, आपका ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर हो और आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकें। तो मेरे से जितना हो पाता है आपके लिए मैं प्रयास करने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ आप भी हमें सपोर्ट करते रहें, आप भी आगे बढ़ते रहें और हम भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।